प्राकृतिक विभाजन। जब हम किसी पर्टिकुलर एरिया को उसमें पाए जाने वाले प्राकृतिक स्थलाकृतियों के आधार पर क्या करते हैं, विभाजित करते हैं, बांटते हैं, तो वो क्या कहलाता है, प्राकृतिक विभाजन कहलाता है उस क्षेत्र का। ठीक है, उस पर्टिकुलर एरिया का क्या कहलाता है, प्राकृतिक विभाजन, फिजियोग्राफिक डिवीजन कहलाता है। ठीक है, अच्छा, और छत्तीसगढ़ को प्राकृतिक रूप से कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है, बांटा गया है। पहला आपने देखा है, इसका नाम है क्या, पूर्वी बघेलखंड पठार। दूसरा है जशपुर सामरी पाट प्रदेश। तीसरा है क्या, महानदी बेसिन या छत्तीसगढ़ का मैदान। ठीक है, इसके बाद क्या, दंडकारण्य का पठार। ठीक है, इसके बाद एरिया भी हमने देख लिया था, इसका कितना था, 21,863 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इधर पे क्या, 6,208 वर्ग किलोमीटर, इधर पे क्या, 68,064 वर्ग किलोमीटर, और ये दंडकारण्य का पठार 39,060 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, प्रतिशत में हमने देखा, बुंदेलखंड का जो पठार था, सॉरी बघेलखंड में जो पठार था, उसका प्रतिशत था 16.16। इधर का जशपुर सामरी पाट प्रदेश का था 4.59। महानदी बेसिन का कितना था, 50, और 28% किसका था भाई, दंडकारण्य के पठार। बात समझ में आ रही। यहां पर हमने देखा था प्राकृतिक स्थलाकृतियों, किसको देखा था, प्राकृतिक स्थलाकृतियों की, कि आखिर प्राकृतिक स्थलाकृति किन किन चीजों को हम लोग कहेंगे, है ना। तो नंबर 1 हमने देखा था क्या, पर्वत या क्या, पहाड़। पर्वत और पहाड़ में अंतर बस इतना है कि पर्वत की चोटी नुकीली रहेगी, ठीक है, तीक्ष्ण खड़ी रहेगी, ठीक है, नुकीली, और जो पहाड़ है उसकी जो चोटी रहेगी, पीक जो रहेगा वो नुकीला नहीं रहेगा। ठीक है, अब परिभाषा पर ध्यान से समझिए। ऐसी स्थलाकृति जिसकी समुद्र सतह से ऊंचाई, सी लेवल, समुद्र सतह से ऊंचाई 700 से कितना मीटर, 1000 मीटर या उससे अधिक हो, जिसका ऊपरी भाग अगर क्या है, ठीक है, कम तीक्ष्ण, कम ढालू है, फिर कम खड़ी है, तो क्या कहलाएगा, पहाड़। लेकिन अगर कहीं खड़ी है तो क्या कहलाएगा, पर्वत। समझ में आ रहा है। अच्छा, दूसरा आता है पठार। यहां पर याद रखना, ऐसी स्थलाकृति जिसकी समुद्र सतह से ऊंचाई 400 मीटर या उससे कम। कहां से, समुद्र सतह से, समुद्र सतह से ऊंचाई कितना, 400 मीटर या फिर उससे कम, और उसका ऊपरी भाग कैसा हो, ढालू हो, स्लोपी, कैसा हो, स्लोपी हो, क्या कर लेगा, पठार। पठार मतलब प्लेट्यू। ठीक है, तीसरा आएगा पाट। ये पाट और पठार दोनों में डिफरेंस होता है। ऐसी स्थलाकृति जिसके दोनों किनारे तीक्ष्ण अथवा क्या हो, खड़ी, जिसके दोनों किनारे कैसे हो,
तीक्ष्ण अथवा खड़ी हो और ऊपरी भाग कैसा हो, समतल हो। ऊपरी भाग कैसा हो, समतल। समुद्र सतह से ऊंचाई 1000 मीटर या उससे अधिक। ऐसी स्थलाकृति जिसकी समुद्र सतह से ऊंचाई क्या हो, 1000 मीटर या फिर उससे अधिक हो, जिसके दोनों किनारे तीक्ष्ण अथवा खड़ी हो और ऊपरी भाग क्या हो, समतल हो। ये देखो, ये कमरा, ये पार्ट है, इसके दोनों किनारे क्या है, खड़ी है और ऊपरी भाग क्या है, समतल है। क्या कहलाएगा, ये पार्ट कहलाएगा। समझ में आ रहा है। चौथा, नदियां। नदियां किसको कहेंगे, किसी एक स्थान से निकल करके अपने मुख्य मार्ग के माध्यम से होकर के प्रवाहित होकर समुद्र में मिलने वाले, ठीक है, क्या जल प्रतिरूप को हम लोग क्या कहेंगे, नदी। ठीक है, किसी मुख्य मार्ग से निकल करके, ठीक है, किसी मार्ग से, किसी स्थान से निकल करके अपने मुख्य मार्ग से होते हुए जाकर के क्या, कहां मिलने वाली, समुद्र में मिल जाने वाली क्या, अपवाह प्रतिरूप को हम लोग क्या कहते हैं, नदियां कहते हैं। ठीक है, नदियों के बाद क्या आता है, बेसिन। क्या आता है, बेसिन। एक मुख्य नदी की, एक मुख्य नदी की अनेक सहायक नदियां। एक मुख्य नदी की क्या, अनेक सहायक नदियां। जब किसी क्षेत्र में आकर के, जब किसी क्षेत्र में आकर के उस मुख्य नदी में अपना सारा जल क्या कर देती है, विसर्जित कर देती है, तो उस क्षेत्र को, उस मुख्य नदी का क्या कहते हैं, बेसिन कहते हैं। एक मुख्य नदी की अनेक सहायक नदियां जब किसी क्षेत्र में आकर के अपना सारा जल उस मुख्य नदी में क्या कर देती है, विसर्जित कर देती है, तो उस क्षेत्र को, उस मुख्य नदी का क्या कहते हैं, बेसिन कहते हैं। समझ में आ रहा है। और बेसिन क्या होता है, मैदान। बेसिन ही क्या होता है, मैदान होता है। तो बेसिन ही मैदान। इसके अलावा क्या बताया था और प्राकृतिक स्थलाकृति में मैं आपको, मिट्टी, ठीक है, पृथ्वी की ऊपरी संरचना जिसका निर्माण शैल समूह के लगातार क्षरण और अपरदन से निकले अवसादों से होता है, जिस पर हम सभी अपनी आर्थिक और सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक क्रियाओं को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, पूर्ण करते हैं। पृथ्वी की यही ऊपरी सतह क्या कहलाती है, मिट्टी कहलाती है। ठीक है, शैल समूह जानते हो, ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति के समय क्या हुए, ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावा के ठंडा होकर जमने से जो संरचना बनी है वो क्या है, शैल समूह है। ठीक है, और खनिज शैल समूह का ही एक क्या है, भाग है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया आपका क्या, प्राकृतिक स्थलाकृति। क्या हो गया ये, प्राकृतिक स्थलाकृति। पूर्वी बघेलखंड पठार। पठार किसको कहते जान रहे हो। अब यहां ध्यान से समझो भारत को। यहां पर देखो, ये एमपी वाला देखो, ये है मालवा का पठार, ये वाला सेक्शन है बुंदेलखंड का पठार, और ये वाला जो भाग है वो है क्या, बघेलखंड का पठार। यह बघेलखंड के पठार का डायरेक्शन अगर निकाले, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, और बघेलखंड के पठार की कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट में, पूर्वी में, पूर्वी दिशा में स्थित है क्या, कैसे थे, पठारी भाग। कैसे थे,
मतलब ये बघेलखंड का जो पठार है उसका पूर्वी भाग, उसके पूर्वी भाग को देखो, ये कहां स्थित है? छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग। तो बघेलखंड के पठार का पूर्वी भाग छत्तीसगढ़ में स्थित है, छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। इसीलिए छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र को किसमें रखा गया है? पूर्वी बघेलखंड के पठार। बघेलखंड के पठार का पूर्वी हिस्सा छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में स्थित होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? पूर्वी बघेलखंड का पठार कहा जाता है। अब ध्यान से नक्शा देख लेते हैं इसका। ये है नक्शा। जिसमें ये है हमारा क्या? एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर और क्या? जशपुर। ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले विस्तार है किसका? बघेलखंड के पठार का पूर्वी भाग का। तो बघेलखंड के पठार के पूर्वी भाग का विस्तार है जशपुर को छोड़ करके, जशपुर को छोड़ करके संपूर्ण कहां? समझ में आ रहा है क्या? जशपुर को छेड़कर शेष सभी क्षेत्रों में फैला हुआ है क्या? पूर्वी बघेलखंड का पठार। देखिए सबसे पहले यहां पर आपके पास आएगा, अब पूर्वी बघेलखंड के पठार में सबसे पहले जो आपके पास आएगा वो है चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी। क्या नाम है इसका? चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी। सबसे पहले आएगी। पहाड़ क्या है? प्राकृतिक स्थलाकृति है। हम लोग प्राकृतिक विभाजन में क्या देखेंगे? प्राकृतिक स्थलाकृतियों को। सबसे पहले ये पठारी भाग है, समझ में आ गया। उसमें क्या है? सबसे पहले चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी। और चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी का विस्तार एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर और सरगुजा कितने जिलों में? 4 जिलों। याद रखिए ये जो चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी है, चांग बखार देवगढ़ की जो पहाड़ी है मूल रूप से विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग है। कौन सा पर्वत श्रेणी? विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग है। जो चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी है मुख्य रूप से किसका भाग है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग है। बात समझ में आया क्या? इसके बाद ध्यान से देखिए, यहां ये जिला कौन सा है आपका? जिला है कौन सा? कोरिया। तहसील यहां पर सोनहत, पढ़े हो? सोनहत तहसील में सबसे ऊंचा पर्वत है, इसका नाम है कैमूर पर्वत। चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कैमूर पर्वत। कहां पे है? जिला कोरिया, तहसील। इसकी चोटी का नाम है देवगढ़। चोटी का नाम क्या है? और हाइट है इसकी
1033 मीटर। कितनी हाइट है? बात समझ में आया क्या? तो चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी का सबसे बड़ा पर्वत, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कैमूर पर्वत। जबकि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देव। समझ में आ रहा है? दूसरा ध्यान से समझो, ये है जिला कौन सा? कौन सा जिला है? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। यहां पर रहेगा मजरा टोली। क्या रहेगा भैया? मजरा टोली की पहाड़ी। समझ में आ रहा है? तो मजरा टोली की पहाड़ी कहां रहेगा? भरतपुर जनकपुर तहसील। ठीक है। इसके बाद जैसे ही हम लोग आएंगे कहां? सूरजपुर आए हैं, यहां पर रहेगा सीता लेखनी की पहाड़ी। बात समझ में आ रहा है क्या? सूरजपुर में क्या रहेगा? सीता लेखनी की पहाड़ी। इधर पर जब हम आएंगे, इधर सरगुजा में, तो ये उदयपुर और लखनपुर वाला सेक्शन दिख रहा है आपको? यहां पर रहेगा रामगढ़ की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी रहेगी? रामगढ़ की पहाड़ी। उदयपुर और लखनपुर वाले सेक्शन में क्या रहेगा? रामगढ़ की पहाड़ी। इधर पर आएंगे, इधर अंबिकापुर तरफ, सीतापुर तरफ, तो यहां पर रहेगा जोगी मारा की गुफा। कौन सी गुफा रहेगी? जोगी मारा की गुफा रहेगी। कौन सा गुफा रहेगा? जोगी मारा की गुफा। और जोगी मारा की गुफा के अंदर रहेगा लक्ष्मण बेंगरा। क्या रहेगा? रामायण कालीन शयन कक्ष। रामायण कालीन क्या है भाई? शयन कक्ष। राम लक्ष्मण सीता यहां पर क्या करते थे? सोते थे। इसके अंदर है सीता बेंगरा। क्या है इसके अंदर? ये नाट्य कक्ष। क्या है ये? रामायण कालीन क्या है ये? नाट्य कक्ष। और ऐसा कहा जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि सीता बेंगरा की गुफा में बैठ करके भरत मुनि ने क्या? नाट्य शास्त्र की क्या की है? रचना की। समझ में आ रहा है? ऐसा जन मान्यता है कि भरत मुनि ने क्या किया है? नाट्य शास्त्र की रचना। कहां बैठ करके? सीता बेंगरा की गुफा में बैठ करके। समझ में आ रहा है? आ रहा है क्या? बाद में कालिदास भी आया, कालिदास ने यहां बैठ करके मेघदूतम नाम का ग्रंथ लिखा। ठीक है। और मेघदूतम का छत्तीसगढ़ी अनुवाद किसने किया? मुकुटधर पांडे ने किया। और मेघदूतम में कालिदास ने कहा था छत्तीसगढ़ को स्वर्ग का द्वार। ठीक है। तो ये सारी बातें बाद में बताऊंगा। तो सरगुजा में क्या रहेगा? जोगी मारा की गुफा। उसके अंदर रहेगा क्या? लक्ष्मण बेंगरा। उसके अंदर रहेगा क्या? सीता बेंगरा। और सीता बेंगरा गुफा में क्या? भरत मुनि ने क्या किया? नाट्य शास्त्र की रचना की। इतने पर्वतों को सबसे पहले हमको क्या करना है? याद रखना। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे नदियों। किसकी बात करेंगे? नदियों। तो ये देवगढ़ की पहाड़ी से उत्तर की ओर नदी जाएगी। देवगढ़ की पहाड़ी से उत्तर की ओर नदी जाएगी। ये देखो उत्तर की ओर जारी है। इस नदी का नाम है बनास। क्या नाम है इसका? इसके बाद यहां पर आप देखोगे
ये वाला जो सेक्शन है इसमें 3 जिले आते हैं। ऊपर में सरगुजा, इधर पर आपके पास आता है क्या रायगढ़, और इधर आता है क्या कोरबा। 3 जिलों में फैला हुआ है छुरी उदयपुर। क्या फैला हुआ है? उदयपुर, मोतीरंगा की पहाड़ी। सरगुजा, कोरबा और रायगढ़ में क्या फैला हुआ है? छुरी उदयपुर, मोतीरंगा की पहाड़ी। और छुरी उदयपुर, मोतीरंगा की पहाड़ी से उत्तर की ओर बहते हुए चली जाती है कहां? यूपी। और यूपी में मिल जाती है किससे? सोन नदी से। इस नदी का नाम है रिहंद। क्या नाम है इस नदी का? इस नदी का नाम है क्या? रिहंद। ठीक है। एक और नदी देखो उत्तर की ओर आएगी, यहां से आती है। चल भाई ये तो भाग नहीं है हमारा, फिर भी बगीचा तहसील, पंडरा पाट। कौन सा पाट? बगीचा तहसील और पंडरा पाट से यहां पर खुर्जा पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? इधर से उत्तर की ओर आती है ऐसे। इस नदी का नाम है क्या? कन्हा। ठीक है। इधर से एक नदी नीचे की ओर आती है, कहां से? कैमूर पर्वत, देवगढ़ चोटी। जिला कौन सा? कोरिया। ठीक है। इस नदी का नाम है क्या? क्या नाम है इस नदी का? कितनी नदियां हुई? नदियां क्या है? प्राकृतिक स्थलाकृति है, इसलिए पढ़े 4 नदियां पढ़े। मैंने बताया एक मुख्य नदी की जब अनेक सहायक नदियां किसी क्षेत्र में आके मिल जाती है उसमें, तो उस क्षेत्र को उस मुख्य नदी का क्या कहते हैं? बेसिन कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो यहां पर ध्यान से देखिए, इस क्षेत्र में दिख रहा है, ये है सोहागपुर बेसिन। कौन सा बेसिन है? सोहागपुर बेसिन है। समझ में आ रहा है? कौन सी नदी बना रही है? बनास नदी। कौन सी नदी बना रही है? उसके बाद ये वाला, ये है हसदेव, रामपुर बेसिन। ये क्या क्या? MC बी, और क्या? कोरिया, और क्या? गोरला पेंड्रा, और क्या? कोरबा। 4 जिलों में है। क्या है? हसदेव, रामपुर बेसिन। समझ में आ रहा है? हसदेव की अनेक सहायक नदियां इस क्षेत्र में आके क्या होंगी? हसदेव में अपना जल विसर्जित कर देगी, तो इस क्षेत्र को क्या कहेंगे? हसदेव का बेसिन। रामपुर के क्षेत्र में फैला हुआ है, इसलिए हसदेव रामपुर बेसिन कह रहे हैं। समझ में आ रहा है? इसके बाद ये वाला सेक्शन, ये देखो, ये कौन सा तहसील है? वाड्रफ नगर। कौन तहसील है? वाड्रफ नगर। ये है रिहंद का बेसिन। कौन सा बेसिन है? ये रिहंद का बेसिन है। इसके अलावा ये वाला, ये है क्या? कन्हार बेसिन। रामचंद्रपुर और रामानुजगंज के क्षेत्र में फैला हुआ है। कौन सा बेसिन है ये? कन्हार
बेसिन है। समझ में आ रहा है? ये बीच में जो बच गया है, ये बीच में जो बच गया है वो है सरगुजा बेसिन। जो बीच में बच गया वो क्या है? सरगुजा बेसिन, पूरे बीच का क्षेत्र। समझ में आ रहा है? हाँ, ये पूरा सूरजपुर वाला और ये पूरा क्या, कोरिया वाला, ये दो नदियों के बीच का, ये नदी और ये नदी, दोनों के बीच का क्षेत्र क्या है? सरगुजा बेसिन। ये इधर का पूरा भाग आएगा। ये जो रिहन नदी है और ये कौन सी नदी है? ये हसदेव और क्या, बनास, दोनों के बीच का पूरा क्षेत्र किसमें आएगा? सरगुजा बेसिन में आएगा। तो कितना बेसिन हो गया आपके पास? पहला सोहागपुर, दूसरा हसदेव रामपुर, तीसरा वाड्रफ नगर रिहंद बेसिन, चौथा कन्हार, पांचवा क्या, सरगुजा बेसिन। कितने बेसिन हो गए? 5। बेसिन क्या है? प्राकृतिक स्थलाकृति है कि नहीं है? इसीलिए पढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा है? शैल समूह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शैल समूह, तो शैल समूह आपको पता है गोंडवाना मिलेगा। कौन सा शैल समूह? कौन सा शैल समूह मिलेगा भाई? गोंडवाना शैल समूह मिलेगा। कहां मिलेगा? कहां मिलेगा? सरगुजा संभाग में और पूर्वी बघेलखंड के पठार। साथ ही साथ आपको मिलेगा थोड़ा सा क्या, दक्कन ट्रैप। क्या मिलेगा? दक्कन ट्रैप का है, क्योंकि सरगुजा और बलरामपुर भी थोड़ा सा जुड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है? चलिए दक्कन ट्रैप भी मिले। अब मिट्टी की जब बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? तो मिट्टी में क्या आएगा? लाल पीली मिट्टी, मतलब कौन सा मिट्टी है? मटासी। मटासी में अगर ज्यादा रेत है तो वही हो जाएगा मरहान। मटासी में अगर क्या है, ज्यादा रेत है तो क्या हो जाएगा? मरहान मिट्टी हो जाएगा। अच्छा, पेड़ पौधा मिलेगा ना, तो इधर पे मिलेगा साल और सागौन का वन। किसका वन मिलेगा भाई? साल और सागौन का। खनिज भी तो मिलेगा। खनिज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। तो ये है खनिज, कोयला। क्या मिलेगा? साथ ही साथ आपको मिलेगा क्या? क्या मिलेगा भाई? बॉक्साइट। ठीक है, समझ में आ रहा है? प्राकृतिक विभाजन देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? प्राकृतिक विभाजन। जब हम किसी पर्टिकुलर एरिया को उसमें पाए जाने वाले प्राकृतिक स्थलाकृतियों के आधार पर क्या करते हैं? बांटते हैं। तब हम क्या, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? उसका प्राकृतिक विभाजन कहते हैं। समझ में आ रहा है? पूर्वी बघेलखंड का पठार। सबसे पहली बात तो ये पूरा एरिया क्या है? पठार है। क्या ये? पठार है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, और विंध्याचल पर्वत श्रेणी का जो एक भाग है जिसका नाम क्या है? चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी। इसका विस्तार छत्तीसगढ़ के एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर और सरगुजा जिले में है। इस चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ियों के सबसे ऊंची चोटी का नाम है क्या? देवगढ़। जबकि सबसे ऊंचा पर्वत है कैमूर पर्वत। याद रखना इस चीज को। क्या? यहां पर भरतपुर जनकपुर तहसील में मजरा टोली की पहाड़ी का क्या है? विस्तार है। इसके बाद सूरजपुर में क्या है? सीता लेखनी की पहाड़ी है। सरगुजा के उदयपुर और लखनपुर वाले क्षेत्र में क्या है? रामगढ़ की पहाड़ी है। रामगढ़ की पहाड़ी चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी का भाग नहीं है।
रामगढ़ की पहाड़ी चांगमखा देवगढ़ की पहाड़ी का भाग नहीं है, याद रखना। इसके बाद यहाँ पर आपने देखा जोगीमार की गुफा, जिसके अंदर लक्ष्मण बेंगरा और क्या सीता बेंगरा, जो कि क्या है रामायण कालीन स्थल है, रामायण कालीन शयन कक्ष और रामायण कालीन नाट्य कक्ष है। और ऐसा माना जाता है कि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना सीता बेंगरा की गुफा में आकर के की। ठीक है, इतनी बातें। इसके बाद आपने देखा है किसको, नदियों को। तो आपने देखा बनास नदी का उद्गम जिला कोरिया, सोनहत तहसील, कैमूर पर्वत और देवगढ़ चोटी से उत्तर की ओर हुई है। इसी से दक्षिण की ओर कौन सी नदी निकली है, हसदेव। दूसरी नदी छुरी उदयपुर मतिरंगा की पहाड़ियों से निकली है उत्तर की ओर, जिसका नाम क्या है, रिहद। तीसरी नदी है कौन सी नदी, कन्हार, जिसका उद्गम जिला जशपुर, तहसील बगीचा, पाट पंडरा और खुर्जा पहाड़ी से उत्तर की ओर जाती है। ठीक है, इस नदी का नाम क्या है, कन्हार। कन्हार, रिहंद और सुहागपुर बेसिन और क्या, हसदेव रामपुर बेसिन के साथ सरगुजा बेसिन का ये नदियां क्या करती है, निर्माण करती। समझ में आ रहा है। इसके बाद आपने देखा शहर समूह गोंडवाना और दक्कन ट्रैप मिलेगा। मिट्टी लाल पीली मिट्टी मिलेगा, साथ ही साथ मिट्टी को देखोगे तो लेटेराइट मिट्टी भी आपको मिलेगा। कौन सा मिट्टी, लेटेराइट। लेटेराइट का मृदा वर्ग कौन सा है बेटा, एंटीसॉल। कौन सा मृदा वर्ग है, एंटीसॉल। जबकि लाल पीली का इंसेप्टिसॉल। कौन सा सॉल है ये, इंसेप्टिसॉल। डोरसा मिट्टी का अल्फीसॉल, जबकि काली मिट्टी का वर्टिसॉल। ठीक है, ये मिट्टी का मृदा वर्ग है, याद रखना। काली मिट्टी क्षारीय, जबकि लाल पीली मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होती है। और जब भी कोई मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होती है तो हम उसमें डालते हैं चूना, और जब कोई मिट्टी क्षारीय होती है तब उसमें डालते हैं जिप्सम। ठीक है, तो चीजों को याद रखना। मरहान मिट्टी, जब लाल पीली मिट्टी में रेत की मात्रा ज्यादा हो। टिकरा मिट्टी मतलब क्या, लाल रेतीली बलुई मिट्टी। माल मिट्टी, माल मिट्टी मतलब डोरसा मिट्टी। और गभार मिट्टी मतलब कन्हार मिट्टी। ठीक है, अगर आप बात करोगे सरगुजा के क्षेत्र में तो टिकरा मिट्टी सबसे पहले। कौन सा मिट्टी सबसे पहले, टिकरा। टिकरा मतलब क्या, लाल रेतीली बलुई। टिकरा के बाद आएगा क्या, छावर मिट्टी। कौन सा मिट्टी आएगा, जिसमें रेत की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। उसके बाद आएगा गाद छावर, रेत की मात्रा क्या होगी, कम होगी। और नीचे में सबसे रहेगा बहरा। बहरा मतलब कन्हार मिट्टी। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। ये हो गया है मिट्टी। मिट्टी के बाद हो गया है शैल समूह। ये हमारा चल रहा है क्या, प्राकृतिक विभाजन। तो छत्तीसगढ़ के 21,863 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है पूर्वी बघेलखंड का पठार। बघेलखंड के पठार का पूर्वी हिस्सा इस क्षेत्र में स्थित है, इसीलिए इसका नाम क्या है, पूर्वी बघेलखंड का पठार है। छत्तीसगढ़ के 16.16% में क्या है, फैला हुआ है। समझ में आ रहा है, इतने में कोई तकलीफ है।